ऑफ लोड्स के अगर वो कॉलम आपका इटसेल्फ, एक तो कॉलम का अपना टेढ़ापन है, दूसरा एक स्ट्रेट मेंबर था जिसके ऊपर टॉप सरफेस के ऊपर लोड एक्ट किया, कॉलम के थोड़ा सा जो है वो बेंड होने की कोशिश की, तीसरा कॉलम के साइड से एक हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट कर रहा है जो कि कॉलम को बेंड करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रॉइड, और चौथा जो है जो स्लैब की वजह से, कॉलम्स की बीम्स की वजह से जो कॉलम के ऊपर जो लोडिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा सेंट्रॉइड से हट के है, एसेंट्रिक डिस्टेंस पे ऊपर है। उस केस के अंदर हम जो बेंडिंग मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं वो बेंडिंग मूवमेंट हमारे जो लोड एक्सियल एक्ट कर रहे हैं मेंबर के ऊपर, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द इसेंट्रिसिटी। So this movement load into eccentricity facilitates buckling and reduces the load carrying capacity। कि मेंबर के सेंट्रॉइड से लोड अगर अप्लाई होता तो वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकता था, लेकिन अब वो एक सर्टेन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर है, उस केस के अंदर जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है मेंबर की। इसेंट्रिसिटी में बी रिलेटिवली स्मॉलर, इसेंट्रिसिटी बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोडक्ट है बेसिकली जब आप उसको लोड से मल्टीप्लाई करते हो वो सिग्निफिकेंटली लार्जर हो जाता है, हायर हो जाता है। इसकी वजह से जो है वो वहाँ पे हायर मूवमेंट्स डेवलप होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंबर इटसेल्फ आपने जस्ट लगाया है, लोड अभी अप्लाई कर रहे हो, इनिशियल क्रूपनेस है मेंबर के अंदर, इनिशियल मेंबर अपना इटसेल्फ जो थोड़ा सा टेढ़ापन है। दूसरी कंडीशन कि आपका लोड जो कॉलम के जो बीम्स के जरिए से, स्लैब्स के जरिए से जो ट्रांसफर हो रहा है वो लोड एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है, वो इसेंट्रिसिटी डेवलप कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, इसको हम इसेंट्रिक लोड कंसीडर करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, लोड आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस के ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मेंबर में से पास हो रहा है, लेकिन आपके वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड्स आ जाते हैं। उस केस के अंदर जो है वो एक साइमल्टेनियसली ट्रांसवर्स लोड की वजह से एक जो है वो बेंडिंग या डिफ्लेक्शन जनरेट होती है इनटू द साइडवर्ड्स। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशंस थी। नाउ वी हैव सम लिमिटेशंस फ्रॉम AISC, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, कि इनिशियल क्रूपनेस मेंबर के अंदर कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल मेंबर की लेंथ डिवाइड बाय 500, और उसके अंदर जो इनिशियल स्ट्रेंथ हैं इनिशियल क्रूपनेस की वजह से वो आपके पास मैक्सिमम अलोएबल रेंज जो है वो 0.002 माइक्रोस्ट्रेंड तक है। अब उसके बाद आते हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस के ऊपर कि व्हाट इज रेजिडुअल स्ट्रेसेस। Residual stresses are stresses that remain in a member after it has been formed into a finished product। कि जब आप एक मेंबर बनाते हैं, हॉट रोड सेक्शन बनाते हैं, कोल्ड रोड सेक्शंस बनाते हैं, तो हॉट रोड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत जब आपने एक सेक्शन डेवलप कर लिया, वहाँ पे जब वो मेंबर बन चुका होता है, उसके बनने के बाद कुछ स्ट्रेसेस मेंबर के अंदर परमानेंटली रह जाती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इनटू द मेंबर इवन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द लोड्स, और उन स्ट्रेसेस को बेसिकली हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहते हैं। Now, the magnitude of these stresses are considerably high. Sometimes these values can be comparable even with the yielding stress of the material। कि मेंबर जब आपने बनाया, उस मेंबर के अंदर जो है वो इनिशियल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उन स्ट्रेसेस को, स्टोर्ड स्ट्रेसेस को हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहते हैं। समटाइम्स ये स्ट्रेसेस जो है वो इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन इनको हम यील्डिंग स्ट्रेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। The causes of presence of these residual stresses कैसे डेवलप होती है मेंबर के अंदर। नंबर वन स्टेप इज द uneven cooling which occurs after a hot rolling of structured steel shapes produces thermal stresses which are permanently stored into the members। कि जब आपका मेंबर बना, हॉट रोड सेक्शंस बने, हाई टेम्परेचर का मेंबर आपने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जो मेंबर है वो कूल हो रहा होता है, ठंडा हो रहा होता है, तो जो आउटर फ्लैंजेस हैं, बाहर का जो सरफेस है, बाहर के जो थिनर मेंबर्स हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और जो थिकर मेंबर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से थर्मल स्ट्रेसेस स्टोर हो जाती है मेंबर के अंदर, और उन थर्मल स्ट्रेसेस को हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहते हैं। द थिकर पार्ट्स कूल एट द एंड एंड ट्राई टू शॉर्टन इट्स लेंथ, इवन समटाइम्स जो है वो मेंबर की लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक, लेट्स सपोज वी हैव अ डब्ल्यू सेक्शन हियर। अगर मैं इस शेप के अंदर बात करूं तो जो आपकी स्ट्रेसेस है 80 to 95 मेगापास्कल इवन इन द कंप्रेशन, टेंशन एंड कंप्रेशन। तो ये स्ट्रेसेस बेसिकली आपकी रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं जो कभी तक हमने लोड अप्लाई नहीं किया मेंबर के अंदर, मेंबर आपने जस्ट परचेज किया है, तो इनिशियल स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस मेंबर के अंदर ऑलरेडी इतनी अप्लाई हो रही हैं। अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर बात करें, लेंथ वाइज या हाइट वाइज बात करें, तो हमारे पास जो स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस की 83 to 93 मेगापास्कल। तो हॉट रोड सेक्शंस के अंदर ये आपके पास टेंशन है, सेंट्रॉइडल रीजन कंप्रेशन है, यहाँ पे आपके पास टेंशन, कंप्रेशन।
तो इन स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस बेसिकली जो है वो आपकी अराउंड 30% ऑफ द यील्ड स्ट्रेस फॉर A36 स्टील की जो है वो अराउंड 30% ऑफ द यील्डिंग स्ट्रेस जो है रेजिडुअल स्ट्रेसेस स्टोर होती हैं मेंबर के अंदर। इवन सम केसेस के अंदर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर मेंबर की मैं यहाँ बात करूँ तो ये आपका सेंट्रॉइडल रीजन जो है वो ये कौन सी स्ट्रेसेस फेस कर रहा है, कंप्रेसिव। जो आपके एंड्स हैं ये टेंसाइल स्ट्रेसेस फेस कर रही हैं। अगर इस डायरेक्शन में हम बात करें ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम वेल्डिंग सेक्शन की बात करें एक बॉक्स की, तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेसेस चारों डायरेक्शंस के अंदर यही स्ट्रेसेस नजर आ रही है यहाँ पे, 140 कंप्रेशन एंड 280 इनटू टेंशन। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर एक अनइवन कूलिंग ऑफ हॉट रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो है थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। नाउ सेकंड इज द कोल्ड बेंडिंग। ये कोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द मेंबर है, ये भी एक सर्टेन हाउ समहाउ बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट प्रोड्यूस रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस इनटू द मेंबर। कि जिस तरह से कोल्ड हॉट रोल सेक्शन जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप कर रहा था, इसी तरह से कोल्ड जो रोलिंग प्रोसेस है बेसिकली बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट से हट के, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेसेस हैं वो डिफॉर्म जब रिलीज करते हो आप वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन कोल्ड बेंडिंग प्रोसेस जो है इटसेल्फ वो भी समहाउ कुछ जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप करता है मेंबर के अंदर। सिमिलरली ड्यूरिंग फैब्रिकेशन इफ सम मेंबर हैविंग एक्स्ट्रा लेंथ is forced to fit between other members, stresses are produced into the associated members. Even sometimes साइट के ऊपर जब हम फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं मेंबर्स की, तो कोई एक मेंबर थोड़ा सा लेंथ वाइज लेट सपोज फ्यू मिलीमीटर बड़ा है, तो उस केस के अंदर हम जोरी ज़बरदस्ती जो है वो उसको थोड़ा सा पुश करके इधर उधर करके हम उसके अंदर नट लगा कर उसको टाइट कर रहे होते हैं। तो मेंबर के अंदर हमने इटसेल्फ जो है वो एक जनरेट कर दी रेजिडुअल स्ट्रेसेस। एंड थर्ड पॉइंट बेसिकली इज द पंचिंग ऑफ होल्स, कि अगर आप मेंबर के अंदर आपने एक जॉइंट देना है, जंक्शन प्रोवाइड करना और जॉइंट के अंदर आप होल्स बनाते हो फॉर नट बोल्ट सिस्टम एंड कटिंग ऑपरेशंस या वेल्डिंग मशीन के जरिए या किसी कटर के जरिए आप उसको कट कर रहे हो, तो इन प्रोसेस के दरमियान जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती है मेंबर के अंदर। वेल्डिंग आल्सो प्रोड्यूसेस थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू अनइवन कूलिंग आफ्टर वेल्डिंग, कि वेल्डिंग जो है वो जिस जंक्शन के अंदर आपने वेल्डिंग की उसकी सराउंडिंग जो है वो भी हॉट हो रही होती हैं, तो आपकी अनइवन कूलिंग की वजह से जो है वो वेल्डिंग इटसेल्फ जो है डेवलप कर रहा है रेजिडुअल स्ट्रेसेस इनटू द मेंबर। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दोज रेजिडुअल स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम अनइवन कूलिंग एंड वेल्डिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वाइड फ्लेंज और एच शेप्ड सेक्शंस आफ्टर हॉट रोलिंग, फ्लेंजेस बीइंग थिकर पार्ट्स cool more slowly than the web region. Furthermore, the flange tips having a greater exposure to the air cool more rapidly than the region at the junction. कि जहाँ पे फ्लेंजेस आपकी वेब के साथ कनेक्ट हो रही हैं वो रीजन जो है वो आपका थिकर रीजन है जो कि स्लोली कूल हो रहा होता है, लेकिन जो फ्लेंजेस के एजेस हैं वो बेसिकली एक्सपोज टू एयर हैं, वहाँ पे कोई सिर्फ एक ही सिंपल प्लेट है, उस वजह से वहाँ पे जो है वो अनइवन कूलिंग डेवलप होती है, वहाँ पे जल्दी वो कूल हो जाता है जिसकी वजह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी डेवलप हो जाती हैं मेंबर के अंदर। So consequently, compressive residual stresses exist at the flange tips and at the mid depth of the wave, the regions that cools fastest, while the tensile residual stresses exist into the flange and wave junction at the regions where they join. कि अब जब मेंबर के अंदर compressive stresses जो जल्दी कूल हो जाता है, जो फास्टर कूल हो जाता है, जल्दी ठंडे हो जाते हैं मेंबर के जो पार्ट्स, उन मेंबर्स के अंदर compressive stresses डेवलप होती हैं, वो सुपर जाते हैं थोड़े से, और जो आपके रीजन्स हैं जहाँ पे थिकर रीजन्स होने की वजह से स्लो कूलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, उन रीजन्स के अंदर टेंसाइल रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होती है। नाउ व्हाट आर द सेक्शंस व्हिच वी नॉर्मली यूज फॉर द कॉलम्स, कि हम सेक्शंस कौन से यूज करते हैं। डब्ल्यू सेक्शंस हमने जैसे टेंशन के अंदर यूज किया, टेंसाइल मेंबर्स के अंदर हमने डब्ल्यू सेक्शंस, एंगल सेक्शंस, चैनल सेक्शंस बहुत सारे डिस्कस कर रहा है। अब कॉलम्स के अंदर हम कौन से सेक्शंस यूज कर सकते हैं, सिंगल एंगल, डबल एंगल, टी, चैनल, डब्ल्यू सेक्शन, पाइप, स्क्वायर ट्यूबिंग एंड रेक्टेंगुलर ट्यूबिंग may be used as a columns. Even sometimes we are preferring the different combinations of these structure shapes, जिसको हम built up sections कहते हैं for compression members, कि हमारे पास ज़्यादातर जो हम तरजीह देते हैं फोकियत होती है हमारी, वो हमारी ज़्यादातर built up sections के ऊपर होती है, क्योंकि हम उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड के हिसाब से हम अपने सेक्शंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं ऑन साइट। तो ये हमारे पास वेरियस सेक्शंस हैं कि 4 एंगल सेक्शंस को हमने आपस में कनेक्ट करके एक बॉक्स सेक्शन बनाया, 2 इनवर्ड चैनल सेक्शन बॉक्स and 2 outward channel section box. Here we have a built up box, here we have a W section with additional plates,
Here we have a built up I section, here we have a built up rectangular box section. यहाँ पे चैनल है और W सेक्शन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एंगल्स और I सेक्शन का कॉम्बिनेशन है, स्टैंडर्ड I बीम का एंगल्स I बीम एंड प्लेट्स का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ जो है वो स्ट्रक्चरल शेप्स हम यूज करते हैं फॉर द कॉलम्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल शेप्स कैन आल्सो बी यूज्ड सच एज built up sections. Built up sections basically are better for columns because the cylinders ratio is in various directions may be controlled to get nearly equal values in all directions. कि सिलेंडरनेस रेशो की वजह से हम बिल्ट अप सेक्शंस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हम अपनी तरफ से जब हम बिल्ट अप सेक्शन बना रहे हैं तो हम जो हमारा सिलेंडरनेस रेशो है उसको हम प्ले कर सकते हैं चारों डायरेक्शंस के अंदर। दिस मेक्स द कॉलम इकोनॉमिकल एज फार एज द मटेरियल कॉस्ट इज कंसर्न। एज पर डिमांड, एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हो एज अ बिल्ट अप सेक्शन, और समटाइम्स जो है वो हम इसको कॉस्टली भी कंसिडर करते हैं। हाउएवर द जॉइनिंग एंड लेबर कॉस्ट इज जनरली हायर फॉर द बिल्ट अप सेक्शंस। लेकिन अगर आपके मेंबर बहुत ही लेंथ वाइज लंबे हैं तो उस केस के अंदर भी हमारा कॉस्ट जो है वो कॉस्ट टू वेट रेशो ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें तो वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। द जॉइनिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्ट अप सेक्शन इज यूजुअली परफॉर्म बाय यूजिंग लेसिंग्स। जिस तरह से आपने पोल्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं या टावर्स देखे होंगे यूफोन वगैरह या फ्रेंचाइजीज के जो लगे हुए होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट एंगल सेक्शंस डिफरेंट इंक्लाइन ब्रेसेस से कनेक्ट होते हैं आपस में चारों तरफ से। These inclined members basically are known as the lacings. उसके बाद हम आते हैं लिमिटिंग सिलेंडरनेस रेशो के ऊपर। व्हाट सिलेंडरनेस रेशो? अब सिलेंडरनेस रेशो की जो मैक्सिमम परमिसिबल अलाउएबल वैल्यू है कोर्स की तरफ से, दैट वैल्यू बेसिकली फॉर द कंप्रेशन मेंबर्स दैट मस्ट नॉट एक्सीड 200। टेंशन मेंबर्स के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है कि टेंशन मेंबर्स के अंदर जो सिलेंडरनेस रेशो की वैल्यू है दैट वैल्यू वाज 300, but in compression members we have that value should be lower than 200. This means that in exceptional cases the limit can be exceeded. कि अगर आप अपनी तरफ से as per requirement, as per demand अपना एक सेक्शन modified सेक्शन बना रहे हो, उस केस के अंदर आप अपनी requirements या demands जो है वो चेंज कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं या सिलेंडरनेस रेशो को बढ़ा भी सकते हैं। Now we have an instability of columns. So instability of column basically is a type of local buckling. क्या फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेक्शन है कि हम लोकल इंस्टेबिलिटी को किस तरह से ट्रीट करते हैं इंस्टेबिलिटी ऑफ कॉलम्स के अंदर, कि ड्यूरिंग लोकल इंस्टेबिलिटी द इंडिविजुअल पार्ट्स और प्लेट एलिमेंट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन बकल विदाउट ओवरऑल बकलिंग ऑफ द कॉलम। अब इसके अंदर लोकल इंस्टेबिलिटी बेसिकली क्या कहलाती है कि ये ओवरऑल सेक्शन था हमारा कंप्लीट, इस सेक्शन के अंदर कोई एक इंडिविजुअल मेंबर आया दिस फ्लेंज और आइदर दिस वेव, इनमें से कोई एक इंडिविजुअल मेंबर इवन हाफ ऑफ दिस फ्लेंज बेसिकली एक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मेंबर जो है वो डिफॉर्म कर जाए, उसके अंदर वो इटसेल्फ बकल हो जाए लेकिन रेस्ट ऑफ द कॉलम जो है वो स्टिल परफेक्ट पोजीशन के अंदर है, दैट कॉलम या दैट पार्ट बेसिकली इज कंसीडर्ड एज द लोकल इंस्टेबिलिटी। जिसके अंदर हम टोटल विड्थ टू थिकनेस रेशो कंसीडर कर रहे होते हैं व्हिच गिव्स अस अ सिलेंडरनेस रेशो वैल्यू, कि जो ओवरऑल विड्थ है किसी भी एलिमेंट की उसका विद रिस्पेक्ट टू इट्स थिकनेस हम रेशो लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं लैम्डा से, एंड दैट लैम्डा बेसिकली इज इक्वल्स टू विड्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ दैट सेक्शन व्हिच कंट्रोल्स द लोकल बकलिंग, और इसको हम वैल्यू को बेसिकली हम कंसीडर करते हैं एज अ सिलेंडरनेस रेशो। सो these are some pictures here कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल जब हमने इसको एक आई सेक्शन को टेस्ट किया लैब के अंदर, here we have a connection, तो यहाँ पे आपकी जो टॉप फ्लेंज है, इस फ्लेंज जो है वो फ्लेंज के अंदर एक लोकल इंस्टेबिलिटी डेवलप हुई या लोकल बकलिंग डेवलप हुई इस पार्ट के अंदर, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एलिमेंट आपका वीकर हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। एक्जैक्टली सिमिलर फेल्यूर कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर, यहाँ पे ये फ्लेंज जो है बेसिकली ये डिफॉर्म कर गई है, इसके अंदर बकलिंग अपीयर हो गई, रेस्ट मेंबर जो है वो स्टिल लोड कैरी कर सकता था। यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि ये आपको एक पूरी फ्लैंज जो है वो ये डिमोलिश हो गई, ये वाली फ्लैंज जो है ये भी डिमोलिश हो गई, लेकिन जो यहाँ पे ये फ्लैंज भी डिफॉर्म हो गई ओवरऑल। बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर है ये स्टिल लोड कैरी कर सकते हैं, लेकिन इन एक मेंबर की वजह से ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो गई। इवन समटाइम्स यहाँ पे आप एक कम्युलेटिव ओवरऑल फेल्यूर ऑफ द स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ लोकल बकलिंग। Local buckling should never be allowed to occur before the overall buckling of the member.
अब लोकल इंस्टेबिलिटी या लोकल बकलिंग एक ही चीज है कि फॉर एग्जांपल सिर्फ एक पार्ट स्ट्रक्चर का डिफॉर्म कर जाए, रेस्ट ऑफ द ओवरऑल बकलिंग नहीं हुई, इस केस के अंदर हम उसको ट्रीट करते हैं एज अ लोकल बकलिंग, कि लोकल बकलिंग शुड नेवर बी अलो। हमने किसी एक एलिमेंट, क्योंकि स्टील इज वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, अगर उसका एक छोटा सा पार्ट कोई भी एक फ्लैंज जो है वो डिफॉर्म कर जाती है, रेस्ट मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो एबिलिटी है उसके अंदर, वो रेजिस्ट कर सकता है लोडिंग को, तो हमने लोकल बकलिंग जो है वो उसको अवॉइड करना है इन रियलिटी के अंदर। However, the local buckling should never be allowed to occur before the overall buckling of the member, except in few cases like the web of the plate girder. Now we have unstiffened members and stiffened elements. अब हमारे पास जो है दो अलग दूसरे टर्म्स आ गए जिनको हम कंसीडर करते हैं एज एन अनस्टिफेंड एलिमेंट एंड स्टिफेंड एलिमेंट। अनस्टिफेंड एलिमेंट इज अ प्रोजेक्टिंग पीस विद वन फ्री एज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ कंपैरेटिव फोर्स। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक डब्ल्यू सेक्शन है, उसकी जो फ्लैंजेस हैं, फ्लैंजेस के एंड्स जो है वो फ्री हैं, तो एक कोई फ्री एंड आप कंसीडर कर लो, सो इट विल बी कंसीडर एज अ अनस्टिफेंड एलिमेंट। और जो जिसके ऊपर जब फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, फ्री एज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के साथ वो मूव कर रहा होता है। लेकिन जो स्टिफेंड एलिमेंट इज सपोर्टेड अलोंग द टू एजेस, वो दोनों डायरेक्शंस के साथ कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल डब्ल्यू सेक्शन में अगर एक फ्लैंज को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ अनस्टिफेंड, तो आपका जो वेब है वो दोनों तरफ से कवर्ड है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टिफेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे फॉर अनस्टिफेंड फ्लैंज ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू द हाफ विड्थ ऑफ द फ्लैंज एंड टी इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, हेंस बी एफ टोटल जो है वो थिकनेस, टोटल जो ब्रेथ है बेसिकली फ्लैंज की, डिवाइड बाय 2 times thickness ratio is used for the slenderness ratio। कि जब आपके पास अनस्टिफेंड एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो हम हाफ द फ्लैंज कंसीडर कर रहे होते हैं और थिकनेस जो है वो 2 times कंसीडर करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन स्टिफेंड वेव के अंदर h is the width of the wave and tw is the thickness of the wave can give us the corresponding slenderness ratio value। कि जब आप सिर्फ एक अनस्टिफेंड एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे, वहां पे आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो डिफरेंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो मेंबर एक वीकर है, तो वहां पे हम डबल थिकनेस को ट्रीट करके उसकी अपनी एक इनिशियल स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो वेब है, जो स्टिफेंड एलिमेंट है, दोनों तरफ से वो कनेक्टेड है, जिसके अंदर चांसेस कम है उसके डिफॉर्म होने के, उस केस के अंदर आप नॉर्मल वैल्यूज को चूज करते हैं फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो। तो इस वजह से जो हमारा लोकल बकलिंग जो है वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं।